जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज की अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां बहावलपुर में भारत के एक्शन के बाद आतंकियों की हुई थी मीटिंग। आईएसआई के अधिकारी भी थे शामिल। भारत से बदला लेना था इनका उद्देश्य, बताएंगे दोस्तों। अभी सबसे बड़ा ये खुलासा हुआ है जिसने हड़कंप मचा दिया है दोस्तों। बताएंगे कैसे भारत के डर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवादियों की जान जो है हलक में अटकी हुई है। इसी बीच आपको बताएंगे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने खुद कबूल किया है कि नमाज भी खत्म नहीं हुआ था और भारत ने उससे पहले ही दाग दी थी ब्रह्मोस मिसाइल। जी हाँ, और अब शहबाज शरीफ को खुश करने के लिए आसिम मुनीर ने भारत को फिर बड़ी गिदड़ भभकी दे दी है दोस्तों सिंधु समझौते पर। बताएंगे इस बार क्या कहा उन्होंने, साथ ही साथ बताएंगे। तो वहीं आईएनएस विक्रांत से राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कह दिया, हो सकता है कि इस बार ओपनिंग नेवी के हाथों से ही हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के एक्टिविटीज के खिलाफ भारत के समर्थन में उतर आया ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। तो वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिली है जान से मारने की धमकी, जिसके बाद मचा हड़कंप। 4 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया उस आरोपी को। बताएंगे कौन है वो आरोपी, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश, भारत, भारतीय सेना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और ऑपरेशन सिंदूर का दिल से और जमकर समर्थन करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कर दीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों की जान अटकी हुई है। यही कारण है कि वो बौखलाए हुए हैं। भारत से ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए आतंकियों ने बहावलपुर में एक बड़ी मीटिंग की थी दोस्तों। जैश ए मोहम्मद से जुड़े करीब 200 से ज्यादा आतंकी और कमांडरों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। मीटिंग का मकसद भारत से बदला लेना था। जी हां, आतंकियों की बहावलपुर में हुई मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों का बदला लेना मकसद था। ये मीटिंग एक खुले मैदान में टेंट लगाकर की गई। मीटिंग में अलग अलग प्रांतों से जैश के अलावा लश्कर के कई आतंकियों और कमांडरों को बुलाया गया था। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में आईएसआई से जुड़े कई अधिकारी भी शामिल थे। मीटिंग में तय हुआ कि सभी तंजीमों यानी संगठनों के कमांडर जिहादियों की अलग अलग मीटिंग लेंगे, जिनमें जिहादियों को भड़काऊ तकरीरों के जरिए बदला लेने के लिए उकसाया जाएगा। इस मीटिंग में पोस्टर में ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को शहीद का दर्जा दिया गया। बहावलपुर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश के हेडक्वार्टर पर हुए हमले के वीडियो भी दिखाए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जैश हेडक्वार्टर खंडर में तब्दील फोटो का इस्तेमाल पोस्टर पर किया गया। दोस्तों वाकई में इस खबर ने सबको चौंका दिया है कि ये आतंकवादी गुट बनाकर फिर एक बार भारत से बदला लेने की प्लानिंग बना चुके हैं। इन्हें पता था कि कहीं पर अगर किसी हेडक्वार्टर में यह मीटिंग बैठाई गई या फिर किसी भी ऐसे जगह पर मीटिंग बैठाई गई जहां पर बने बनाए बिल्डिंग हो सकते थे, तो उनको भारत उड़ा देता। ऐसे में दोस्तों खुले मैदान में टेंट लगाकर यह मीटिंग बुलाया गया था। यह कहीं ना कहीं फिर एक बार भारत को अलर्ट करता है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने खुद कबूल किया है कि नमाज भी नहीं की खत्म और भारत ने उससे पहले ही दाग दी ब्रह्मोस मिसाइल। जी हाँ, भारत के ऑपरेशन सिंदूर को भूलना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत और 20 लोगों के घायल होने पर भारत ने आतंकवाद का समर्थन करने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 7 मई को तड़के सुबह ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जो पूरी तरह से सफल हुआ। भारत ने ऐसा करते हुए 9 आतंकी ठिकानों के साथ 100 से ज्यादा आतंकियों को भी मार गिराया। भारत के इस कदम से बौखलाकर पाकिस्तान ने भी भारत से बदला लेने के लिए कई शहरों पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले किए, लेकिन भारत के एयर डिफेंस के आगे वो हमले फेल हो गए। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया। इस मामले में अब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने एक बहुत बड़ी बात कबूली है दोस्तों। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने अजरबैजान में एक कार्यक्रम के दौरान भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करते हुए बताया कि भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान भी बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। 10 मई को पाकिस्तानी सेना पर भारत पर बड़े हमले की तैयारी में थी, लेकिन इससे पहले ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेसों पर ब्रह्मोस मिसाइल से हमला कर दिया और उसको तबाह कर दिया। पाकिस्तानी सेना के नमाज खत्म करने से पहले ही भारतीय सेना ने उनके एयरबेसों पर ब्रह्मोस मिसाइलें दाग दी। इससे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। इसमें रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस शामिल है, जो सेना के मुख्यालय के काफी करीब है। जी हाँ दोस्तों, पहले पाकिस्तानी नेता भारत के ऑपरेशन सिंदूर और फिर उसको आगे जारी रखते हुए मिसाइल स्ट्राइक्स से हुए नुकसान पर या तो चुप्पी साधे बैठे हुए थे या कह रहे थे कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री समेत कई सेना खुलकर इस बात को कबूल कर रहे हैं कि भारतीय एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इन हमलों में पाकिस्तान में 160 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें 100 से ज्यादा आतंकी और करीब 40 पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल है दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर बता दें तो वहीं दूसरी तरफ भारत से हार के बाद आसिम मुनीर ने भी बड़ी गिदड़ भभकी थी भारत को। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान जल अधिकारों को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। मुनीर ने गुरुवार को विभिन्न विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर एकेडमिक से बातचीत के दौरान कहा कि ये 24 करोड़ पाकिस्तानियों के मूलभूत अधिकार का सवाल है। पाकिस्तान
इस पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। हम भारतीय आधिपत्य को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत बलूचिस्तान में आतंकवाद को समर्थन दे रहा है और वहां की अशांति के पीछे उसका हाथ है। मुनीर के मुताबिक भारत बलूच विद्रोहियों को प्रोत्साहित कर रहा है ताकि पाकिस्तान को अस्थिर किया जा सके। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में कश्मीर, आतंकवाद, जल और व्यापार जैसे लंबित मुद्दों पर भारत के साथ शांति वार्ता की इच्छा जताई थी। इस पर भारत ने स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ, मुनीर ने कहा है कि पानी पर 24 करोड़ पाकिस्तानियों का बुनियादी हक है। मुनीर का यह बयान भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के बाद आया है। भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को निलंबित किए जाने के बाद से ही पाकिस्तान की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं। पाकिस्तान के नेता और सेना इस मुद्दे पर बेचैन है क्योंकि सिंधु जल समझौता उनके लिए जिंदगी की डोर है। ये 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां सतलुज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब के पानी के बंटवारे को तय करता है। इस समझौते के तहत पाकिस्तान को झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों का ज्यादातर पानी मिलता है जो उसकी खेती और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। दोस्तों, इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? असीम मुनीर को बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, INS विक्रांत से राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को बड़ा संदेश देते हुए कह दिया है कि हो सकता है कि इस बार ओपनिंग नेवी के हाथों से ही हो जाए। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आज INS विक्रांत के दौरे के दौरान भारतीय नौसेना की ताकत और आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को लेकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद नौसैनिकों और अधिकारियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि भारतीय नौसेना ने अपनी साइलेंट सर्विस से पाकिस्तानी सेना को बोतल में बंद रखने में कामयाबी हासिल की है। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा, जरा सोचिए कि जो खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद रख सकता है, वो जब बोलेगा तो क्या नजारा होगा। इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है कि अगर पाकिस्तान ने कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार ओपनिंग हमारी नेवी के हाथों से ही हो जाए, यानी शुरुआत हमारी नेवी ही ना कर दे। जी हाँ, ये बड़ा और कड़ा मैसेज दे दिया है दोस्तों राजनाथ सिंह जी ने INS विक्रांत से। कह दिया कि इस बार भारत संकोच नहीं करेगा और पाकिस्तान का वो हाल होगा कि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, एक बड़ा ये खुलासा हुआ है कि पहलगाम हमले के बाद 96 घंटे के दौरान नेवी ने दागी थी टॉरपीडो। जी हाँ, पिछले महीने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने अरब सागर में सैन्य अभ्यास किया था। इस दौरान भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमांड ने 96 घंटों के भीतर सतह से सतह और हवा में मार करने वाली मिसाइलें और टॉरपीडो फायर किए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कह दिया कि समुद्र में तैनात हमारे पश्चिमी बेड़े के जहाजों ने 96 घंटों के भीतर पश्चिमी और पूर्वी तट पर सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और टॉरपीडो के कई सफल अटैक किए, जो हमारे प्लेटफॉर्म, सिस्टम और चालक दल की कॉम्बैट तत्परता को दिखाता है। साथ ही साथ बता दें, सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क इंडोनेशिया के मुस्लिम बोर्ड की ये बात सुन पाकिस्तान में मच जाएगा तहलका। दोस्तों, इसने भारत का समर्थन करते हुए पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दिया। दोस्तों, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति का सबसे बड़े इस्लामिक मुल्क इंडोनेशिया ने समर्थन किया है। इंडोनेशिया के नहदलातुल उलेमा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन KH उलील अबशार अब्दाला ने कहा कि इस्लाम में कुछ संगठन इस्लाम के नाम पर हिंसा को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित किसी और धर्म के लोग नहीं बल्कि मुसलमान खुद हैं। न्यूज एजेंसी NI से बात करते हुए अबशार अब्दाला ने कहा, यह बात सच है कि इस्लाम में कुछ ग्रुप इस्लाम के नाम पर हिंसा को बढ़ावा देते हैं। यह सही नहीं है क्योंकि इस्लाम शांति प्रिय मजहब है और मुसलमान अमन शांति चाहते हैं। मैंने भारत से आए अपने साथियों से कहा है कि आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित हिंदू, बौद्ध या ईसाई नहीं है, सबसे ज्यादा पीड़ित तो मुसलमान खुद है। इसीलिए इस समस्या से निपटने के लिए सबसे ज्यादा चिंतित भी मुस्लिम है। जी हाँ, अबशार अब्दाला का कहना है कि दक्षिण और साउथ एशिया में रहने वाले लोग शांति और सद्भाव चाहते हैं क्योंकि आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता आतंकवाद के खात्मे के बिना नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को धर्म की उचित और सही समझ नहीं है और हिंसा को वैध करने के लिए धर्मों का शोषण होता है तो ये बहुत खतरनाक है। अबशार अब्दाला ने कहा कि मैंने भारतीय सांसदों से कहा है कि इंडोनेशिया के इतिहास की सबसे गहरी भूगर्भीय लेयर भारत के इतिहास और सभ्यता से ही जुड़ी है, इसीलिए भारत और इंडोनेशिया को लोगों के बीच सहयोग के आधार पर भी जुड़ना चाहिए। उन्होंने कह दिया कि हम आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे लड़ाई। जी हाँ, भारत का समर्थन देते हुए इन्होंने ये सबसे बड़ी बातें कही हैं। दोस्तों, ऐसे में थैंक यू इंडोनेशिया कहना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे। दोस्तों, अमित शाह जी ने स्थानीय लोगों से की मुलाकात, कहा पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों पर हमला किया। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, वहां वो सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। यहाँ पुंछ में उन्होंने गोलाबारी से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। अमित शाह जी ने इस दौरान कहा कि पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों पर हमला किया, हमारे धार्मिक स्थानों पर हमला किया, इन हमलों में हमारे नागरिक हताहत हुए हैं। हम सब जानते हैं कि मुआवजा, सरकारी नौकरी, इससे आपके जीवन में हुई क्षति की परिपूर्ति नहीं हो सकती है। जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार और समग्र देश की जनता की जो भावनाएं आपके साथ जुड़ी हैं, इसका ये एक प्रतीक है। आपके परिवार की जो क्षति हुई है, इसमें आपके साथ पूरा देश चट्टान की तरह खड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि जो पुंछ के नागरिकों ने
ने यहाँ के लोगों और अधिकारियों ने बताई और देशभक्ति का जज्बा जो हमारे लोगों में उभर कर आया, उससे न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश की जनता का संबल बढ़ा है। हम सभी जानते हैं कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर कायराना हमला हुआ, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति है कि हर आतंकवादी हमले की जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया जाएगा। उस नीति के तहत हमने 7 तारीख की रात को पीओके और पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे थे उसको ध्वस्त कर दिया। तो वहीं दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर ने बदली दिग्गज कांग्रेसियों की सोच। कहा अनुच्छेद 370 हटने से कश्मीर में समृद्धि आई है, अलगाववाद भी खत्म हुआ है। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को हटाने से कश्मीर में अलगाववाद खत्म हुआ है और समृद्धि आई है। 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था। खुर्शीद ने यह बातें इंडोनेशिया में बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में कही है। उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में विकास हुआ है और हाल के चुनावों में 65% मतदान हुआ। खुर्शीद इंडोनेशिया में थिंक टैंक और शिक्षाविदों के सदस्यों से बात कर रहे थे। वो जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा है। खुर्शीद ने कहा कि अनुच्छेद 370 के कारण कश्मीर देश से अलग थलग महसूस होता था, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है दोस्तों। यानी कि खुद अब कांग्रेसी भी मोदी सरकार द्वारा उठाए गए उस फैसले का समर्थन कर रहे हैं दोस्तों और खुलकर कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 हटने से कश्मीर में शांति और समृद्धि आई है और अलगाववाद खत्म हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में सब यही कह रहे हैं कि देर से ही भले, लेकिन कम से कम अकल तो आई। आपकी क्या है राय दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, अमेरिका के अपने नागरिकों के लिए सिक्योरिटी एडवाइजरी, क्या वाकई में बांग्लादेश में होने वाला है कुछ बड़ा? दोस्तों, बांग्लादेश में बढ़ते राजनीतिक विरोध और हड़तालों के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए सिक्योरिटी एडवाइजरी यानी सुरक्षा परामर्श जारी कर दिया है। गुरुवार को जारी की गई इस एडवाइजरी में अमेरिकी सरकार ने बांग्लादेश में अपने नागरिकों को सतर्क रहने और खास तौर से बड़ी रैलियों से दूरी बना कर रखने का सुझाव दिया है। अमेरिका की ओर से यह एडवाइजरी ऐसे समय आई है जब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी हुई है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख जनरल जमा के बीच तनाव की अटकलें हैं और राजधानी ढाका में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यूनुस के इस्तीफे की चर्चा भी हालिया दिनों में कई बार जोर पकड़ चुकी है। ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि बार बार प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसे किसी प्रदर्शन के हिंसक रूप लेने का खतरा बनता रहा है। ऐसे में हम अमेरिकी नागरिकों को भीड़ से दूर रहने, स्थानीय मीडिया के जरिए अलर्ट रहने और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा योजनाओं को अपडेट करने की सलाह देते हैं। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बीते कुछ समय से लगातार कई वर्गों के विरोध का सामना कर रही है। प्राइमरी असिस्टेंट टीचर्स यूनिटी काउंसिल के हजारों प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भी हाल के हफ्तों में अपना आंदोलन तेज कर दिया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज्जमा ने भी हालिया समय में अंतरिम सरकार के कई प्रमुख फैसलों का विरोध किया है। इसमें चुनाव में हो रही देरी और म्यांमार के साथ विवादास्पद रखाइन कॉरिडोर परियोजना शामिल है। इसने पहले से ही नाजुक यूनुस सरकार की स्थिति को और ज्यादा अस्थिरता की ओर धकेल दिया है। तो उधर दोस्तों, मोहम्मद यूनुस की हिलती कुर्सी से अवामी लीग की आंखों में चमक आती दिखाई दे रही है। शेख हसीना खुद भारत में शरण लिए हुए हैं तो पार्टी का कई बड़े नेता अंडरग्राउंड है। अवामी लीग को राजनीतिक पार्टी के तौर पर भी बैन कर दिया गया है। इन तमाम मुश्किलों के बीच अवामी लीग एक बार फिर वापसी की उम्मीद कर रही है। इसकी वजह हालिया दिनों में यूनुस सरकार के खिलाफ उपजता होता गुस्सा और ढाका के राजनीतिक उथल पुथल है। जी हाँ, शेख हसीना के करीबी और अवामी लीग के महासचिव रहे ओबैदुल कादर ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी को सत्ता से हटे करीब 1 साल हो चुका है और बांग्लादेश आज भी राजनीतिक अनिश्चितता से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात अवामी लीग के लिए मौका बना सकते हैं, इसीलिए वजह यह है कि बांग्लादेश के लोग अब शेख हसीना की सरकार की तुलना मोहम्मद यूनुस शासन से कर रहे हैं। वो मौजूदा शासन से निराश हो गए हैं। साथ ही साथ बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी को जान से मारने की बड़ी धमकी से मचा हड़कंप, 4 घंटे में गिरफ्तार हुआ आरोपी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन दिनों 2 दिन के बिहार दौरे पर है। इसी बीच उनके दौरे के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींदें उड़ा दी। 29 मई को प्रधानमंत्री ऑफिस को एक अधिकारी को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई। इस धमकी के बाद एनआईए, आईबी और गृह मंत्रालय ने मिलकर जांच शुरू की। पता चला कि यह मैसेज बिहार के भागलपुर जिले से भेजा गया था। तेजी से कार्रवाई करते हुए 4 घंटे के भीतर आरोपी समीर रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रधानमंत्री ऑफिस में तैनात एक अधिकारी को व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज मिला था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को निशाना बनाने की बात कही गई थी। सुरक्षा एजेंसियों ने टेक्निकल ट्रेसिंग के जरिए लोकेशन ट्रैक की और पता चला कि यह मैसेज भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से भेजा गया था। भागलपुर एसएसपी के निर्देश पर स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों की टीम ने छापेमारी की और कुछ ही घंटों में आरोपी को दबोच लिया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में लॉन्ग लिव पीएम मोदी आप लोग कहना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस दोषी को क्या सजा मिलनी चाहिए सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, बीजिंग दिल्ली में दोस्ती के लिए बड़ा ऐलान, नाटो पर बरसे रूसी विदेश मंत्री, भारत को चीन विरोधी साजिश के लिए दे रहे हैं लालच। दरअसल रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने गुरुवार को भारत और चीन को लेकर नाटो को जमकर सुनाया। लावरोव ने कहा कि नाटो देश चीन विरोधी
साजिश में भारत को फंसाने के लिए लालच दे रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन के करीबी लावरोव ने कहा कि रशिया पूरी गंभीरता के साथ रशिया भारत चीन यानी RIC के फॉर्मेट के तहत बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए इच्छुक है। रूसी विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान और भारत के बीच 4 दिनों तक सीमित युद्ध हुआ। इसमें चीनी हथियारों का पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जमकर इस्तेमाल किया था। इसमें PL-15 मिसाइल से लैस चीनी J-10C और भारतीय राफेल जेट के टक्कर की दुनिया में चर्चा हुई। दोस्तों, लावरोव ने एक सम्मेलन में कहा कि मैं इस बात की पुष्टि करना चाहता हूं कि यह हमारी वास्तव में इच्छा है कि भारत चीन और रशिया के फॉर्मेट के बीच होने वाले काम को फिर से शुरू करने की इच्छा है। इस फॉर्मेट को कई साल पहले पूर्व रूसी PM येवगेनी प्रिमाकोव ने शुरू किया था। इसके बाद से करीब 20 बार मंत्री स्तर पर मीटिंग हो चुकी है। इसमें न केवल विदेश मंत्री बल्कि तीनों देशों के आर्थिक, व्यापार और वित्तीय एजेंसियों के प्रमुखों के बीच बैठक शामिल है। लावरोव अगले महीने भारत की यात्रा पर आने वाले हैं और इससे ठीक पहले उन्होंने ये बयान दिया है। दोस्तों, इस बयान के पीछे आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या मंशा हो सकती है रशिया की? क्योंकि रशिया के चीन के साथ तो अच्छे संबंध है दोस्तों, लेकिन भारत को पता है कि चाइना कैसे पाकिस्तान का साथ देता है भारत को दहलाने में, भारत में आतंकी हमले करवाने में। क्या रशिया की ये मनोकामना कभी पूरी हो पाएगी दोस्तों? बताना मत भूलिएगा जब तक चीन अपनी चाल नहीं बदलता। सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों, लेकिन वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर लीजिएगा। तो वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जय हिंद कह दीजिएगा और वी सपोर्ट ऑपरेशन सिंदूर कहना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।